नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। देश में अनलॉक 1 का ऐलान हो गया है। उसके बाद यूपी सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या हलचल है, ये दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए 8 बजे का कोरोना का हेल्थ बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में अब तक 7,701 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। तो 7,701 यह आंकड़ा है। 2,837 एक्टिव केस हैं। तो 4,651 लोग ठीक होकर घर को जा चुके हैं। 2,068 इसमें उत्तर प्रदेश के वो नागरिक हैं जो बाहर से उत्तर प्रदेश लौटे हैं। नोएडा में एक दिन के अंदर 23 नए मरीज मिले हैं। नोएडा के अंदर 23 नए मरीज में एक दिन के अंदर मिले हैं। कुशीनगर में 6 केसेस मिले हैं। बाराबंकी से भी केसेस आए हैं, आगरा से भी केसेस आए हैं। बाराबंकी और आगरा से 5-5 केसेस आए हैं। प्रयागराज से 4, बदायूं से 2 नए कोरोना के संक्रमित केसेस मिले हैं। जो आंकड़ा है वो 7,701 है। और अन्य राज्यों की तुलना में ये नियंत्रित ही दिख रहा है। जहां यूपी से सटे हुए राज्यों में विकराल रूप धारण कर चुका है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तराखंड ही क्यों ना हो। कोरोना के केसेस फिरोजाबाद से भी सामने आए हैं। 11 नए मामले फिरोजाबाद में आए हैं और फिरोजाबाद में 11 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। जिले में अब तक 261 संक्रमित हो चुके हैं। 194 इनमें से ठीक हो गए हैं। तो रिकवरी रेट काफी अच्छा है। 261 कुल केसेस हैं और 194 ठीक हो गए और अभी तक 55 मरीज एक्टिव हैं। तो एक्टिव केसेस अब कम रह गए हैं। 12 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। रिकवरी रेट काफी अच्छा है। तो फिरोजाबाद में 11 नए मामले मिलने के बाद आंकड़ा और बढ़ गया है। अभी जिले में 261 कोरोना के संक्रमित हुए हैं और इनमें से 194 लोग ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं पूरी तरह से। 55 मरीज ही एक्टिव हैं, उनका भी उपचार चल रहा है। 12 मरीजों की अब तक मौत हो गई है फिरोजाबाद में। लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अब 1 जून से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रही है और धीरे धीरे 8 जून के बाद अब देश भी अनलॉक होने लगेगा। काफी कुछ छूट मिली है तो कुछ पाबंदियां रहेंगी। अनलॉक 1 पर यह रिपोर्ट आप देखिए। 25 मार्च से लॉकडाउन में पड़ा हिंदुस्तान अब अनलॉक होने जा रहा है। कोरोना के चलते पिछले 68 दिनों में 4 लॉकडाउन की मार झेल रहा देश अब नई रियायतों के साथ फिर से पटरी पर लौटने वाला है। लेकिन लोगों को ये रियायतें एक साथ नहीं बल्कि 3 चरणों में मिलेंगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन सरकार ने इसे लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक नाम दिया है, जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। अनलॉक का पहला चरण 8 जून से शुरू होगा, जिसमें शर्तों के साथ ज्यादा रियायतें होंगी। 8 जून से देश में होटल और रेस्टोरेंट के साथ धार्मिक स्थल भी खोलने की इजाजत दे दी गई। 8 जून से ही शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा। अनलॉक में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और ये नाइट कर्फ्यू 30 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान सामाजिक आयोजनों पर रोक बरकरार रहेगी और अनलॉक का दूसरा चरण 2 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें स्कूल कॉलेजों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक 1 में पहले की तरह लोगों को कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अनलॉक के पहले फेज में लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अनलॉक 1 में भी शादियों में सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों की इजाजत होगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर पान और गुटखा खाकर थूकना गैर कानूनी है। दरअसल 25 मार्च से लॉकडाउन की वजह से देश में तमाम आर्थिक गतिविधियां और कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और सरकार के सामने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के साथ ही देश की आर्थिक सेहत सुधारने की दोहरी चुनौती है। ऐसे में केंद्र सरकार धीरे धीरे फिर से बाजारों, दुकानों और जरूरी सेवाओं को एक के बाद एक शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देश अनलॉक होने लगा है, लेकिन यूपी में इसका असर क्या होगा? क्या कदम योगी सरकार उठाएगी? क्योंकि यूपी के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर आधे से ज्यादा केसेस हैं और प्रवासियों का लौटना भी एक बड़ी चुनौती बना है।
हालांकि ज्यादातर राज्यों की तुलना में यूपी के हालात काबू में दिख रहे हैं। इस बीच में क्या रियायत दे सकती है योगी सरकार और क्या चल रही है तैयारियां, ये जानेंगे हम अपने संवाददाताओं से। हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से नितिन उपाध्याय भी जुड़ गए। सबसे पहले अनुभव, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि जो ज्यादा अधिकार हैं वो राज्य सरकारों को दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या रियायत योगी सरकार दे सकती है, ये तो आप बताइए। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये भी क्लियर करें कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में क्या खुलेगा और 8 तारीख के बाद से क्या खुलेगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो धार्मिक स्थल हैं और दूसरी चीजें वो जल्दी खुल जाएंगी, अनलॉक होते ही खुल जाएंगी, तो ये भी आप क्लियर करते हुए चलें। राजीव, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने कल जब लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक 1 की घोषणा की, उसमें राज्यों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी दी है कि वो चीज़ों को तय करेंगे कि उन्हें अपने यहाँ किन किन चीज़ों के लिए अनुमति देनी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कंटेनमेंट जोन है पूरे देश में, वहाँ तो लॉकडाउन जो है वो 30 जून तक रहेगा ही रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कल जब केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि जो भी केंद्र की गाइडलाइन है वो स्वागत योग्य है और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश भी अपनी गाइडलाइन जारी करेगा। यूपी में आज गाइडलाइन जारी होगी और चूँकि एक वेबिनार में मुख्यमंत्री 12:30 बजे दोपहर में शामिल होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कार्यक्रम रखा गया है, तो हो सकता है कि उसमें भी वो कुछ बातें बताएं या कुछ चीज़ें बताएं कि किन चीज़ों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि अभी तक हमने लॉकडाउन के जो 4 चरण आए, ये ज़रूर देखा कि यूपी सरकार ने उसी गाइडलाइन को फॉलो किया जो केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई थी। और जब अनलॉक 1 की बात हो रही है तो उसमें भी यूपी सरकार केंद्र की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करते हुए कुछ अपने यहाँ बदलाव ज़रूर कर सकती है, क्योंकि आपने खुद कहा कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 दिनों के भीतर की अगर बात करें तो 3000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए। प्रवासियों की संख्या 2000 से ज़्यादा इसमें है और लगातार प्रवासी जो है वो उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर कोई ज़रूर एक उस जो गाइडलाइन आए उसमें इस बात को रखा जाए और इसके लिए कोई एक नियम बनाया जाए। और जो बात आपने कही कि 8 तारीख से क्या क्या चीज़ें खुलेंगी 1 से 8 तारीख तक, तो इसमें जब राज्य तय करेंगे, हो सकता है कि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज जब गाइडलाइन जारी हो जाएगी उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कंटेनमेंट जोन में किस तरह की रिस्ट्रिक्शन रहेंगे और उसके अलावा दूसरी जगहों पर क्या कुछ जो रियायतें हैं वो दी जाएंगी। पर इतना बिल्कुल तय है कि ये जो 3 चरण हैं अनलॉक के, जो एक 8 तारीख से शुरू हो जाएगा, फिर जुलाई में होगा और फिर एक और होगा, लेकिन अभी उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तो 8 तारीख से शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। इसके अलावा और जो सुविधाएं मिलनी हैं वो भी खुल जाएंगे और जो इबादत गाहें या हम कहें पूजा स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो भी अब 8 तारीख से खुलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई नए नियम बनाएगी, इसको भी देखना होगा जब आज यूपी सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। फिर जुलाई में जब स्कूल, कॉलेज, जो कोचिंग संस्थान है उनको खोलने के लिए कहा गया है, तो उसमें राज्यों की सबसे प्रमुख भूमिका है, उनको अपनी बात बतानी है, केंद्र से शेयर करना है और साथ ही साथ पेरेंट्स से भी राय जाननी है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आज उत्तर प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी और उसमें क्या कुछ छूट देती है सरकार, ये देखना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि गाइडलाइंस जारी होने वाली है, आप अनुभव बता रहे हैं। मैं नितिन का रुख करना चाहूँ। नितिन, सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं से उत्तर प्रदेश के आए हैं तो आगरा से आए हैं, कंटेनमेंट जोन यहाँ पर हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या है, इन कंटेनमेंट जोन की संख्या को और कम किया जा सकता है? किस तरह की रियायत आपको आगरा में देखते हुए मिल रही है कि मिल सकती है आने वाले दिनों में 1 तारीख से? देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से भारत सरकार ने जिस तरह से अनलॉक 1 का जो पूरा प्रोग्राम तैयार किया, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया और राज्य सरकार अब स्थानीय प्रशासन पर छोड़ रहा है। तो कुल मिला के आगरा में स्थिति बिगड़ी और आगरा कोरोना कैपिटल कहा जाने लगा, लेकिन अब रिकवरी रेट
काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब 90% के करीब रिकवरी रेट है। तो ऐसे में अब स्थानीय प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम गाइडलाइन की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही वो आती है, पूरी तरह से पूरा चार्ट तैयार हो चुका है, रोड मैप तैयार हो चुका है कि शहर को किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से खोला जाना है। लगातार व्यापारियों से मीटिंग हो रही है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से बात हुई है, अलग अलग सेक्शन के बिजनेसमैन से बात हुई है, जो शराब की जो दुकानें जो शराब का कारोबार करते हैं उनसे बात हुई है। तो कुल मिला के हर सेक्शन के हर बिजनेस मैन के अलग अलग कैटेगरी के लोगों से बात हो रखी हुई है और इसको लेकर अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्रशासन के स्तर पर बाकी है। कहा जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूरा रोड मैप तैयार हो गया है, ऑड इवन का फॉर्मूला भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग दिन में अलग अलग मार्केट खोलने की योजना है और एक तरफ एक लाइन के दुकानें खुलेंगी, अगले दिन अगले लाइन की दुकानें खुलेंगी। तो कुल मिला के कहा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, तमाम जो एहतियात हैं उसको मेंटेन करते हुए, कोरोना से जो लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है और आगरा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव शहर है पूरे उत्तर प्रदेश का, इन सारे प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों पर प्रशासन ने जो फाइनल काम कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है, उसके बाद स्थानीय प्रशासन आगरा का इसको पूरी तरह से अमली जामा पहना देगा। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा में 100 से कम एक्टिव केस रह चुके हैं और ऐसे में शहर के लोगों में एक बड़ा सुकून है, राहत है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जो डर कोरोना का था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, शहर में मूवमेंट बढ़ा है और ऐसे में अब तमाम चीज़ें हैं, जैसे पेठा इंडस्ट्री है, लेदर उद्योग है, टूरिज्म सेक्टर के हिसाब से। और अब आगरा की जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि जब दुनिया की तमाम रियायतें दी जा रही हैं तो आगरा में भी जो ताजमहल है, किला है, इन सारी जो तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं इनको भी खोलने की वो मांग कर रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से भारत सरकार चरणबद्ध तरीके से देश को अब खोल रही है, क्योंकि लगातार कमर्शियल एक्टिविटीज़ को शुरू करने की बात कर रही है, तो ऐसे में कुल मिला के कहा जाए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से इस पर तैयार है, इस पर काम कर रहा है और उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। हालांकि चूंकि एमएचए ने जो गाइडलाइन कल जारी की है उसको राज्य सरकार उसको अपने आधार पर जारी करेगी और राज्य सरकार की जो भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसके आधार पर जो आगरा का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अपनी गाइडलाइन तैयार करेगा। और आज योगी सरकार गाइडलाइन जारी भी करने वाली है। नितिन, मैं जल्दी से एक बार फिर से अनुभव के पास चला जाता हूं। अनुभव, टूरिस्ट एक्टिविटीज क्या शुरू हो सकती है उत्तर प्रदेश में? उससे लॉकडाउन 4 में हमने देखा कि राज्यों को कहा गया था कि आप चाहे अपने विवेक पर और दूसरे राज्यों के साथ आप समन्वय बनाकर अंतर जनपदीय ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो क्या इस बार ये छूट मिल सकती है? क्या ट्रांसपोर्टेशन अंतर जनपदीय की दिल्ली से अगर किसी को यूपी या दूसरे राज्य जाना है तो वो रोडवेज की बसों या दूसरी बसों की जरिए जा सकता है? क्या इस पर विचार किया जा सकता है? देखिए, यही सारी चीज़ें अभी तय होनी है, क्योंकि ये तो कह दिया है केंद्र सरकार ने कि अब जब अनलॉक 1 होगा तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पास के जाएंगे, पर अपनी निजी गाड़ी से तो जा सकते हैं। क्या ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये शुरू होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन ने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने इस तरह से तैयारी की है कि अगर सरकार आज अपनी गाइडलाइन में ये कह दे कि कल से बसें चलानी है तो उनकी बसें तैयार हैं और वो बसें सड़क पर दौड़ सकती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का इंतज़ार है कि यूपी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी होगी, क्या उसमें इस बात का जिक्र होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन निगम की बसें हैं, वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चलेंगी या नहीं चलेंगी, अंतर्राज्यीय बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी, इन सारी चीज़ों का इंतज़ार है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन अब जारी की है अनलॉक 1 को लेकर, यूपी सरकार उसे फॉलो करते हुए लोगों को रियायत मिल सके, राहत मिल सके, उसी के आधार पर अपनी गाइडलाइन जो है वो तैयार करेगी। नितिन, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा कि आगरा की बात करें। आपने बताया कि वहां पर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो टूरिस्ट गतिविधियां हैं वो बढ़े, क्योंकि ताजमहल के दीदार के लिए लोग पहुंचते हैं। तो क्या स्थानीय प्रशासन इस बाबत राज्य सरकार से मांग कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर अधिकार अब राज्य सरकार के पास है, कि टूरिस्ट एक्टिविटी शुरू हो पाए? देखिए, बिल्कुल, देखिए, अगर किले की बात हो या आपके तमाम मॉन्यूमेंट्स की बात हो, ताजमहल की बात हो, तो ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। एएसआई भी उसको रिपोर्ट करता है, तो ये भारत सरकार का फैसला है। लेकिन तमाम जो मूवमेंट हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसको लेकर स्थानीय प्रशासन को तय करना। और आपको याद होगा कि 22 मार्च जिस दिन जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था, उस दिन से लेकर और आज तक करीब 71 दिन हो गए। और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई भी शहर प्रभावित रहा है कोरोना से, या कहा जाए लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा जो बंदिशें झेलनी पड़ी हैं,
हैं वो आगरा रहा है। तो कुल मिला के आगरा को अब बहुत ज़्यादा कहा जाए एक संजीवनी बूटी देने की ज़रूरत है। आगरा एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक शहर है, इसके साथ ही कई तरह की इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वो लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, वो पेठा उद्योग के लिए जाना जाता है, वो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में आगरा के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ तरह के सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें तमाम इसी पर नितिन सभी की निगाह भी है कि अब रियायतों का दौर है और रियायतों में उत्तर प्रदेश को रियायत कितनी मिलने वाली है। अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपके पास आएंगे। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो दर्शकों को दे दें। प्रयागराज में लॉकडाउन उल्लंघन पर कार्रवाई हुई। धारा 188 के तहत 25 लोग गिरफ्तार किए गए। 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है धारा 188 के उल्लंघन के तहत। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और 653 से ज्यादा गाड़ियों के चालान भी प्रयागराज में काटे गए। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ प्रशासन लॉकडाउन को लेकर काफी सख्त है, तो दूसरी तरफ लोगों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है लॉकडाउन का उल्लंघन करने में, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने में। और यही दर्शाता है ये गिरफ्तारियां कि लोग बेवजह धारा 188 का उल्लंघन करते पाए गए। 653 गाड़ियों के चालान काटे गए। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबर बड़ी है, चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक आदेश जो अब विवाद इसको लेकर शुरू हो गया है, विवादों में आ गया है। यह आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग का यह आदेश जिसमें अब डॉक्टर्स नाराज हो गए। इस आदेश के बाद डॉक्टरों ने नाराजगी जाहिर की है। सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और डॉक्टरों का कहना है कि यह आदेश चिकित्सकों का अपमान है, यह आदेश अव्यावहारिक है। आरडीए ने कहा है, इस एसोसिएशन ने कहा है, निरीक्षण के वक्त की फोटो रोज भेजने का यह आदेश है। एक आदेश जारी किया गया कि निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण करने के बाद फोटो भी भेजी जाएगी। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सरकार के इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि यहां पर सवाल यह भी उठेगा कि निरीक्षण करने में हर्ज क्या है। कोई डॉक्टर निरीक्षण करता है तो ये अच्छी बात है, इसमें आपत्ति क्या है? बहरहाल आपत्तियां दर्ज की गई हैं, इसको अव्यावहारिक बताया गया, अपमान बताया गया। जबकि निरीक्षण जब मंत्री करते हैं, खुद मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल का, राम मनोहर लोहिया अस्पताल का और दूसरी जगहों पर अस्पतालों का निरीक्षण, चाहे वो ऊर्जा मंत्री ने किया हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री ने किया हो, कमियां मिली, खामियां मिली। वैसे में निरीक्षण के वक्त निरीक्षण किया है नहीं किया है, इस बाबत जानकारी देने में आपत्तियां क्या है, ये सवाल जरूर उठेगा। सरकार से सवाल पूछना हक है, अधिकार है, वो पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आईएमए से भी सवाल पूछा जाएगा, आरडीए से भी सवाल पूछा जाएगा। सवाल ये कि निरीक्षण में हर्ज क्या है, निरीक्षण से आपत्तियां क्या है, क्योंकि अस्पतालों की स्थितियां क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अगर रोज निरीक्षण होगा, रोज फोटो ली जाएगी और फोटो को रोज भेजा जाएगा, इससे ये अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधरने के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। अब जरा आदेश को समझ लीजिए। वरिष्ठ चिकित्सकों को कोविड वार्ड में जाना है, एसजीपीजीआई आरडीआई ने इसको तुगलकी फरमान बताया है। दिक्कत है, ये दिक्कत है। इस सरकार वर्सेस डॉक्टर्स का पूरा वाकया है। तो सभी वरिष्ठ चिकित्सकों को आदेश दिया गया है कि उनको कोविड वार्ड में जाना है, मरीजों का हाल लेना है, रोजाना राउंड के वक्त की फोटो या फिर वीडियो भेजनी है। शाम को 6 बजे तक डीजी चिकित्सा विभाग को ये वीडियोस ईमेल करनी है। अब एसजीपीजीआई आरडीए ने तुगलकी फरमान इसको बताया है। अब डॉक्टर्स को इस पर आपत्ति ये है कि ये आदेश अपमान है, उन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। अब सवाल ये है कि डॉक्टर्स इसको प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना रहे हैं? जब आप सरकारी तंत्र का हिस्सा होते हैं, आप उस व्यवस्था का हिस्सा होते हैं जिसमें आपकी जवाबदेही होती है, तो आपकी जवाबदेही है तो आपको जवाब देने में आपत्ति क्या है? ये आदेश अव्यावहारिक कैसे है? हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं अव्यावहारिक है। पीपीई किट में फोटो से पहचान कैसे होगी? और
इस पर यह कहना है कि पहचान के लिए नहीं है, ये देखने के लिए कि निरीक्षण हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया में मुख्यमंत्री जब औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे तो सीनियर डॉक्टर्स आए नहीं थे टाइम पर। अनुभव शुक्ला इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, मैं पहले यही मेरा सवाल है कि हम सरकारों से सवाल पूछते हैं, सरकारों के आदेशों से सवाल उठते हैं, लेकिन आरडीए या आईएमए जो सवाल उठा रहा है, इन सवालों का आधार क्या है? अगर सरकार कह रही है निरीक्षण करो तो निरीक्षण करने में आपत्ति क्या है? चाहे पीपीई किट पहने तो इसमें आपत्ति क्या है? किस तरह की दिक्कतें हो रही है डॉक्टरों को? इसको गरिमा का, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल वो क्यों बना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी ये मेडिकल एजुकेशन का ये कोई पहला ऐसा आदेश नहीं है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले राजीव, जो एक आदेश इन्होंने दिया था आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल नहीं ले जाने को, उस पर कितना हंगामा मचा, विपक्ष ने कितना हंगामा मचाया और बाद में वो आदेश विभाग को वापस लेना पड़ा। अब ये जो आदेश है इसमें साफ तौर पर ये कहा है कि जो कोविड केयर वार्ड हैं वहाँ पर जाएँ सीनियर डॉक्टर और वो देखरेख करें, ये जाने की क्या हो रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं है। ये इस वजह से मेडिकल एजुकेशन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। लेकिन जो डॉक्टर हैं, जो आईएमए, वो ये कह रहा है कि वहाँ पर अगर सीनियर डॉक्टर जाएंगे उसके पास और भी सारी चीज़ें हैं, संक्रमण का भी खतरा रहेगा। लेकिन सवाल यही है कि जो और लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो भी तो वहाँ उस वार्ड में लगातार जा रहे हैं। पर अलग अलग जो हम कहें तो जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन है जैसे एसजीपीजीआई के, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जब हम पहले से ही लोग तैनात हैं तो ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है कि वहाँ जाइए, फ़ोटो भेजिए। ये कहीं ना कहीं सीनियर डॉक्टरों के ऊपर शक किया जा रहा है, सरकार शक कर रही है, विभाग शक कर रहा है और यही वजह है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी ईमानदारी से जब निभा रहे हैं तो ये फ़ोटो भेजने की बात क्यों आ गई? कोविड केयर में हम जाते ही रहते हैं, वैसे ही जाते रहते हैं, इसमें कोई आदेश जारी करने की बात नहीं थी, फ़ोटो जारी करने की अब बात कही है, तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा अनुभव सवाल यही तो है कि आप इसको ईमानदारी से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? आप एक व्यवस्था का हिस्सा है और उस व्यवस्था के तहत आपकी कुछ जिम्मेदारी है, आपकी एक जवाबदेही है और वही जवाबदेही आपसे मांगी जा रही कि आप जाइए, निरीक्षण करके बताइए। अनुभवी डॉक्टर्स जो वरिष्ठ होते हैं उनके पास अनुभव होता है, वो जा सकते हैं। जब जैसे कि आप कह रहे हैं कि बाकी जा सकते हैं तो आपको जाने में आपत्ति क्या है? देखिए, वहाँ पर भी तो लोग तैनात हैं, ऐसा तो नहीं है कि उस कोविड वार्ड में कोई तैनात नहीं है या फिर किसी के साथ और रिस्क नहीं है। तो जो लगातार विरोध की बात हो रही है उनका सिर्फ ये कहना है कि हम ऐसे ही ऑलरेडी जाते रहते हैं, हम ही तो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारे जो दूसरे डॉक्टर तैनात है, जो पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम तो ये काम लगातार कर रहे हैं, कोई आज हम पहले दिन से नहीं कर रहे हैं। जब से ये कोविड-19 की सिचुएशन शुरू हुई हम तब से लगातार यही काम कर रहे हैं। पर अब ये आदेश क्यों जारी किया गया, क्यों फ़ोटो मांगी जा रही, क्यों हम पे शक किया जा रहा है? उनका ये कहना है कि हम जब पहले से ही ये काम कर रहे हैं, लगातार वार्ड में जा रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट जो है वो खुद चेक करते हैं, उसके बाद भेजी जाती है शासन को। तो अब इस तरह का आदेश जारी करना कहीं ना कहीं उनकी जो हम कहें तो उनकी जो ईमानदारी है काम के प्रति, उस पर उनको लग रहा है कि ये शक किया जा रहा है। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आईएमए लखनऊ ने कार्यकारिणी समिति की बैठक भी बुलाई है, लेकिन सवाल यहाँ पर बना हुआ है, डॉक्टर्स नाराज हो रहे हैं, उन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है और उनका ये कहना है कि आप क्यों। हालांकि इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि जब औचक निरीक्षणों का दौर शुरू हुआ है तो अस्पतालों के भीतर में खामियां मिली हैं और उन्हीं खामियों के बाद अब ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जाइए, निरीक्षण कीजिए, तस्वीर या वीडियो भेजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।